कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होता है जो संसाधन है हमारे पास। संसाधन यानी जो भी हम फ्यूल, लकड़ी, जो भी हम नेचर से ले रहे हैं और अपने यूज में ला रहे हैं, वो सब क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमने देखा था जो इकोनॉमिक्स में कि ग्रोथ, पॉजिटिव वे में ग्रोथ करना क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। It involves identification and inventory of resources across region of country। तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या आता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, यानी सबसे पहले रिसोर्सेज को पहचानना और एंड उसकी किस तरीके से हमें उपयोग में लाना है, उसको कैसे उसे यूज करना है, वो किस में आएगा? इन्वेंट्री में आएगा, जो भी हमारी पूरी कंट्री है उसके अंडर में। सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो दूसरा क्या है कि इवॉल्व करना, प्लान करना किसी हिसाब से, जैसे जैसे हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज करना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं जो नेचर के, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं, यूज कर पाएं। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना, ऐसे यूज करना कि ताकि वो नेशनल, जो हमारा नेशनल है वो भी डेवलप कर पाए, हमारा नेशन जो है वो भी साथ में डेवलप कर पाए उन रिसोर्सेज के यूजेज से। सेकंड है अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी लैंड को किस तरह से यूज किया जाता है इंडिया में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड सेकंड है लैंड यूज डेटा हाउएवर is available only for 93% of total area because the land use reporting for most of northeast states except Assam has not been done fully। यानी लैंड यूज क्या है? अवेलेबल कितना डेटा है हमारे पास? 93% ही डेटा है हमारे पास लैंड यूज का। एंड क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लैंड यूज रिपोर्टिंग है कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। वहां पे आसाम को छोड़ के हम फुल्ली वहां पे डेटा एनालिसिस नहीं कर पाए हैं कि कितना यूज में है लैंड। उसके बाद है सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। और दूसरा क्या है कि कुछ जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, किसने ऑक्यूपाई किया है? पाकिस्तान एंड चाइना ने, जो भी सर्वे नहीं हो पाया अभी तक। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज आल्सो डिक्रीज। और जो लैंड कहाँ थी? परमानेंट पैस्चर में थी, वो भी क्या हो गई? डिक्रीज हो चुकी है। फेलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। और फेलो लैंड कैसी लैंड? जो ऐसी लैंड हो जो एक या एक से ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर में यूज ना की गई हो। उसके बाद है नेट सोन एरिया, टोटल एरिया सोन इन एग्रीकल्चर ईयर। और नेट सोन एरिया क्या हुआ? यानी जितने पे हमने अभी कोई चीज बोई है या कोई चीज उगाने के लिए हमने वहां बीज डाले हैं, वो क्या होगा? नेट सोन एरिया होगा। मोर नेट सोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। सो सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया कहाँ है? पंजाब और हरियाणा में। लेस नेट सोन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड में नेट सोन एरिया क्या है? कम है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया इन 1952। तो ये किसके हिसाब से? जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की 1952 की। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एटसेट्रा। और वेस्टलैंड क्या 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 इंक्लूड करती है? जो रॉकी है, यानी जहाँ ज्यादा पत्थर वगैरह होते हैं, एरिड है, डेजर्ट है, और जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में है वो सब क्या आएगी? वेस्टलैंड के अंदर में आएगी, यानी जहाँ रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज बनी है। उसके बाद है कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व इट एंड मैनेज इट। और दूसरा क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? लैंड को कंटिन्यूअस यूज में ला रहे हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, उसका बिना अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट किए हुए, यानी उसको हम प्रॉपर उसका जो है मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो ले लिया होगा आपने। के साथ ही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है खत्म। अब जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है वाटर रिसोर्सेज। तो उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसा था हमारे एंशिएंट इंडिया में? द फर्स्ट सेंचुरी BC, Srigavaranapur near Allahabad has sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga। यानी जो फर्स्ट सेंचुरी थी
उसमें क्या था, जो इलाहाबाद के नियर में ये रीजन है, श्रृंगवेरापुर में, वहाँ पे क्या था कि अच्छे सोफिस्टिकेटेड हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, जहाँ पे जो फ्लड का जो वाटर आता था उसको हम चैनल कर देते थे। किसका, जो गंगा फ्लड का वाटर था उसको हम कैसे इरिगेशन वगैरह में यूज करते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उस टाइम पे क्या था, डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम क्या था, बहुत अच्छे से बिल्ट किया गया था। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैज बीन आल्सो फाउंड इन कालिंगा, नागर अर्जुना कोंडा, बेनूरा एंड कोलारपुर। यानी जो अच्छे, जो हमने देखा है कि इरिगेशन वर्क है, उनका क्या हमें एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ मिला है, कालिंगा में मिला है, नागा अर्जुना में मिला है, और कोल्हापुर में मिला है। इन सब जगह पे हमें अच्छे ये मिले हैं एविडेंसेस। In 11th century, Bhopal Lake, one of the large artificial lakes of its time, was built. यानी 11th century में क्या हुआ था, भोपाल लेक जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो बनाई गई थी उस टाइम की। In 14th century, the tank of Haj Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supply water of Siri Fort area. 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, हज खास कहाँ बनाया गया था, दिल्ली में। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। और ये किस चीज के लिए बनाया था, ताकि वाटर की सप्लाई हो सके सीरी फोर्ट एरिया में। इसके बाद है डैम। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्व लेक और इम्पोर्टमेंट। यानी डैम क्या है, एक बैरियर है, किसके रास्ते में, पानी के बहाव के रास्ते में, जो क्या क्रिएट करता है, लेक बनाता है, या वहाँ पे एक हम रिजर्व बनाते हैं ताकि हम वाटर को स्टोर कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। डैम का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है, स्ट्रक्चर, उनकी हाइट, इंटेंडेड पर्पस, यानी किस पर्पस के लिए हमने डैम बनाया है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज, डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स, मैसोनरी डैम्स विद सेवरल सब टाइप्स। स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज के हिसाब से हमने कैसे डैम को क्लासिफाई किया है, सबसे पहला है टिम्बर डैम्स, फिर है एम्बैंकमेंट डैम्स, मैसोनरी डैम्स, फिर उसके बाद और भी कुछ इसके टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट, डैम्स कैन बी कैटेगराइज लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स, और अल्टरनेटिव एज लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। और हाइट के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, लार्ज एंड मेजर डैम्स, और अल्टरनेटिवली लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। इन सब के हाइट के हिसाब से इन सब के उसमें हम क्लासिफाई करते हैं डैम्स को। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, यानी जो वर्षा का पानी है उसको हमें बचाना है और किसी और यूज में लाना है। इन हिल और माउंटेनियस रीजन, पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक गल्स और कूल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। यानी जो हिमालयन रीजन में वहाँ क्या बनाते हैं, गल्स और कूल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि जो बारिश के पानी है उसको हम डाइवर्ट कर सकें, कहाँ, खेतों की तरफ। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। और रूफ टॉप रेन वाटर कहाँ यूज किया जाता है, राजस्थान में, ताकि ड्रिंकिंग वाटर में हम उसे यूज कर सकें। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, पीपल डेवलप्ड इनअंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। और जहाँ बंगाल में क्या बनाए हैं, इनअंडेशन चैनल्स बनाए हैं ताकि वो अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकें। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, agriculture field was converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil, like Khadins in Jaisalmer, Johadas in other part of Rajasthan. यानी एरिड और सेमी एरिड एरिया में क्या बनाए हैं, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए हैं, जहां हम क्या कर सकते हैं, खादीन कहाँ है, जैसलमेर में, जोहाज कहाँ है, अदर पार्ट्स हैं जो राजस्थान में, ताकि हम सॉइल को मॉइस्चर पहुंचा सकते हैं, यानी सॉइल तक नमी पहुंचा सकें। टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। और टैंक्स भी बनाए गए, जैसे अंडरग्राउंड टैंक्स या वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक बनाए जाते हैं। इन बीकानेर, पहलोदी, बरमर। और बीकानेर में क्या है, पहलोदी और बरमार बनाए गए हैं। द टैंक्स कुड एज लार्ज एज बिगर रूम। यानी टैंक कितने बड़े हो सकते हैं, एक रूम के बराबर टैंक हो सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज ड्रिंकिंग वाटर। और रूफ टॉप में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज में यूज ला पाएं। The first spell of rain was usually not collected as this was clean the roof and pipes. जो पहला स्पेल होता है उसको हम नहीं स्टोर करते हैं, क्यों, ताकि उससे क्या हो पाए, जो रूफ है, जो पाइप्स हैं, वो सब क्लीन हो जाएं। रेन वाटर कॉल्ड एज पल्लार पानी। रेन वाटर क्या कहते हैं, पल्लार पानी कहते हैं। मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडर ग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग दी
टैंक कास्ट टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। यानी रूम के अंडरग्राउंड में हमने ये बनाए हैं ताकि रूम बनाए उसमें हम पानी स्टोर कर सकें और जो ऊपर जो रूम है उसके वो क्या रह सके, ठंडा रह सके गर्मियों में। सम हाउसेज स्टिल मेंटेन टैंक सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। कुछ घर क्यों बनाते हैं टैंक? क्योंकि उन्हें जो नल का पानी आ रहा है वो पसंद नहीं आता है, वो रेन वाटर को ही अच्छा मानते हैं। इन Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villages have installed in their holes rooftop rainwater harvesting system to meet their water need। कहीं कहीं क्या है कि हम क्या बना रखा है कि जो उनकी नीड है वाटर की वो किससे पूरा कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर रहे हैं, क्योंकि उतना पानी वहाँ नहीं है तो वो अपनी नीड कहीं से तो पूरी करेंगे, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से करते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले लिया होगा आपने। तो वाटर रिसोर्स होता है खत्म। तो अब हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 3, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा वर गिवन टू प्रायोरिटी टू ब्रिंग आउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो कंसोल्डिंग होल्डिंग्स थी, कंसोलिडेशन होल्डिंग्स थी, कोऑपरेशन थे और जो जमींदार था उन सबको हटाया गया और प्रायोरिटी किसको दी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को दी गई इंडिपेंडेंस के बाद प्रायोरिटी। लैंड रिफॉर्म वाज मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था कि लैंड को हम रिफॉर्म कर पाएं, यानी इसको कल्टिवेबल बना पाएं, उपजाऊ बना पाएं। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ओवर ऑफ द स्ट्रेटजी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी क्या क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। इसमें क्या हुआ, ताकि जो क्रॉप्स है उनको अच्छे से उगा पाएं। और जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, इसमें क्या हुआ कि जो दूध के उत्पादन है उसको भी हम बढ़ा पाएं। ये सब क्या थी, स्ट्रेटजीज थी, इनिशिएटेड थी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। In 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated which include both institutional and technological reforms. पहले क्या था कि डेवलपमेंट कुछ ही एरियाज में था, लेकिन 1990s and 90s 80 में क्या हुआ कि हमने लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें क्या था, दोनों इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे। इसके बाद है प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। इसके बाद क्या था, प्रोविजन था किसके खिलाफ, इंश्योरेंस करवाया गया क्रॉप का, किसके, उससे ड्राउट से यानी सूखा पड़ने से, फ्लड बाढ़ से, साइक्लोन, फायर, डिजीज, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता था क्रॉप का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद क्या हुआ, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ताकि ये लोन प्रोवाइड कर सकें फार्मर्स को, किस इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपनी क्रॉप उगा सके। किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस। इसके बाद क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को इनिशिएट किया गया। स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फादर वर इंट्रोड्यूस ऑन फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। यानी स्पेशल वेदर फोरकास्ट, जिससे कि पता चल पाए किसानों को कि जो आने वाला ये है वेदर है वो कैसा है। जो और प्रोग्राम्स चलाए गए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए गए, कहाँ कहाँ, रेडियो, टेलीविजन, यानी लोगों को नॉलेज हो पाए एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर इंपोर्टेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय एक्सपेक्टुलेटर्स एंड मिडिलमैन। इसके बाद क्या हुआ, रिम्यूनरेटिव और प्रोक्यूरमेंट प्राइस अनाउंस किए सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के लिए, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का वो चेक किया जा सके, किससे, जो स्पेकुलेटर्स हैं एंड मिडिलमैन हैं उनके द्वारा, यानी जो बीच के हैं उनसे, यानी जो बीच के हैं उनसे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे बड़ा पॉइंट, एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लाइवलीहुड टू पॉपुलेशन, यानी लोगों को रोजगार मिलता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट किए ताकि जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में मॉडर्नाइज हो पाए, यानी जो टेक्नोलॉजी के साथ मीट हो पाए और जो क्रॉप्स की जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हो पाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके बाद क्या हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, फिर क्या हुआ, वेटरनरी सर्विसेज हुई, वेटरनरी सर्विसेज यानी जहाँ जो एनिमल्स है उनका इलाज हो पाए, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कराया गया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, इसके बाद हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया गया। हॉर्टिकल्चर यानी जो हम बीज पालते हैं उनको और बढ़ाया गया, यानी जो आप बीज पालो उससे शहद पैदा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, इसके बाद क्या हुआ, रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ किसमें, फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, यानी जो मेट्रोलॉजी है या वेदर फोरकास्ट है उसमें भी हम डेवलप कर रहे थे ताकि जो किसान है उन्हें पता चल जाए वेदर कैसा है, किस हिसाब की क्रॉप उगानी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन वही है जो हमने ऊपर पढ़े थे, तो ले लिया होगा आपने। तो इसी के साथ ही एग्रीकल्चर होता है खत्म। तो अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज पदार्थ हमारे पास होते हैं वो कैसे अक्कर होते हैं, यानी वो कैसे मिलते हैं हमें। तो है वेयर आर दीज मिनरल फाउंड, तो ये कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, ओर्स में, हमने केमिस्ट्री में भी देखा था। The term ore is described as accumulation of any mineral mixed with other elements. It should have a sufficient concentration to make its extraction viable. यानी term और क्या हुआ, और हुआ कि accumulation है किसी मिनरल का किसी और एलिमेंट में, और accumulation कैसे होना चाहिए कि मिनरल सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए ताकि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएं उस ओर से। The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease of mining and cost of extraction. यानी किस फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर में वो मिल रहे हैं वही क्या बताएगा, वो रिलेटिव ईज होगी माइनिंग के लिए, यानी उतना हमें इजी होगा। अगर अलग अलग डिफरेंस में वो पाया जाएगा तो जिस डिफरेंस में जिस हिसाब से पाया जाएगा उस हिसाब से हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद है मिनरल्स जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स, यानी मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मिनरल्स में ऑकर इन क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट, यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे पाए जाते हैं मिनरल्स, क्रैक्स, फॉल्ट और जॉइंट्स में पाए जाते हैं। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स, यानी जो छोटी ऑकरेंस होती है उसको कहते हैं वीन और जो बड़ी ऑकरेंस होती है उसको कहते हैं लोड्स। They are found when mineral in liquid, molten and gaseous form are forced upward through cavity towards earth surface. मिनरल्स बनते कैसे हैं, जब मिनरल्स बनते हैं जब मोल्टन, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में वो ऊपर की तरफ धकेले जाते हैं, कैविटीज में ये आ जाते हैं, इन पत्थर्स की, इन रॉक्स की कैविटीज में आते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, यानी वो ऊपर आके कूल और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दे इंक्लूड टीन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टीन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा। के बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड्स एंड लेयर, दे हैव बीन फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्युमुलेशन एंड कंसंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, बेड्स एंड लेयर्स में पाए जाते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं, डिपोजिशन, एक्युमुलेशन एंड कंसंट्रेशन से। इन सब मिनरल्स या ओर्स की, इन सब ओर्स की हम कह सकते हैं डिपोजिशन, एक्युमुलेशन एंड कंसंट्रेशन से। ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, यानी हॉरिजॉन्टल उसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जिप्सम, पोटास सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, यानी जैसे कि जिप्सम, पोटास सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट हैं, दे आर फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन इन एरिडिजन, यानी कि वो कैसे पाए जाते हैं एरिडिजन में, एज एवोपरेशन के रिजल्ट से पाए जाते हैं। इसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी सरफेस रॉक्स का डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कांस्टिट्यूएंट लिविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, एग्जांपल बॉक्साइट, यानी क्या इन्वॉल्व करता है, सॉल्युबल कांस्टेंट जो सॉल्युबल हैं, और क्या लीव करते हैं, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, यानी रेजिडुअल यानी जो वेस्ट मास है, जो वेस्ट जो हमारे पास सामान बच जाता है माइनिंग ओर का, वो रह जाता है। एग्जांपल बॉक्साइट, जैसे कि है बॉक्साइट। इसके बाद है अलुवियल डिपॉजिट, ऑकर्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स इन बेस ऑफ हिल्स, ये कहाँ पाया जाता है, सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स में, जो
सैंड्स होती है वैली फ्लोर्स की, और जो हिल्स के बेस होते हैं वहां पाई जाती है एल्युवियल सॉइल। दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, इनको क्या कहा जाता है? प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। एंड आर नॉट कोरेडेड बाय वाटर, और ये किससे कोरेडेड नहीं होते? वाटर से कोरेडेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम है। Ocean water contain vast quantity of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance। यानी ओशियन वाटर में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए, यानी ये डिफ्यूज हो जाते हैं या हम इन्हें उपयोग में नहीं ला पाते हैं। However, common salt, magnesium, bromine are largely derivative, या लेकिन फिर भी कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन को हम यूज में ला ही लेते हैं समुद्र के उससे, समुद्र के वाटर से। इसके बाद है मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट और इज फाउंड इन बादमपुर माइंस इन मयूरभंज इन झार। यानी उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट और फाउंड मिलता है कहाँ? बादम पहाड़ में और मयूरभंज में और केंदुझार में, इन सब जगह पे हमारे पास हेमेटाइट और मिलता है। इन झारखंड हेमेटाइट और इज माइंड इन गोवा एंड नोमुंदी, यानी झारखंड में कहाँ पाया जाता है? गोवा एंड नोमुंदी में हेमेटाइट और पाया जाता है। इसके बाद है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट, ये इंपॉर्टेंट दुर्ग बस्तर वाला, लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, हाई ग्रेड हेमाटाइट और आर फाउंड इन बाइलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन छत्तीसगढ़। यानी कहाँ पाया जाता है? बाइलादिला रेंज में पाया जाता है छत्तीसगढ़ की। इसके बाद है बिल्लावी, चित्रादुर्गा, चिकमगलूर, तुमकूर बेल्ट में जो पाया जाता है। इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, यानी कर्नाटका में लार्ज रिजर्व है आयरन ओर का। कुंडेर मच माइंस लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी जो कुंडेर मच आयरन माइंस है कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका के, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस है किस चीज की? आयरन ओर की। इसके बाद है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इंक्लूड्स स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या क्या आता है? गोवा स्टेट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। ऑल्दो ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, हालांकि यहाँ पे और उतनी हाई क्वालिटी के नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम इन्हें यूज कर लेते हैं। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी एनर्जी क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी जो हर एक सेक्टर है नेशनल इकोनॉमी का, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए एज अ इनपुट। देयर इज अर्जेंट नीड टू बी डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, यानी हमें क्या एक अर्जेंट नीड पड़ी है किस चीज की? एनर्जी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम प्रिजर्व कर पाएं। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया क्या है? प्रेजेंट में सबसे लीस्ट इफिशिएंट, यानी हम बहुत ही कम इफिशिएंसी से एनर्जी यूज कर पाते हैं। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशन अप्रोच फॉर जुडिशियस यूज, यानी हमें एक कॉशन अप्रोच, यानी हमें बचा के चलना होगा जुडिशियस यूज के लिए, यानी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, यानी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए बजाय इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट का। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, यानी इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करना चाहिए जब यूज में नहीं है। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज करना चाहिए। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर यूज करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर से ही रिलेटेड है, तो ले लिया होगा आपने। तो इसी के साथ ही मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स होता है खत्म। अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो उत्पाद है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? बैकबोन है डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं करेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इस चीज में हेल्प करती है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, यानी एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी जोड़ने में हेल्प करती है। इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय
प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। और दूसरा क्या होता है, जो हैवी हमारे लोगों की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, उसको मैन्युफैक्चरिंग कम कर देती है बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स, यानी रोजगार देके। हेल्प्स इन एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, यानी इससे क्या होता है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है। इसके बाद है हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी इससे क्या होता है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो भी खत्म हो जाती है, यानी क्षेत्रवाद जो भी है वो खत्म हो जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है किसका, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ट्रेड और कॉमर्स एक्सपैंड होता है। इसके बाद है पहली इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry is the basic industry. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephone, scientific equipment and variety of consumer goods. यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है, बहुत बेसिक इंडस्ट्री और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो किससे बनते हैं, आयरन और स्टील से ही बनते हैं। जैसे कि डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, सब चीज, साइंटिफिक इक्विपमेंट, वो सब बनते हैं आयरन और स्टील से। इसके बाद है आयरन एंड स्टील industry is a heavy industry because all raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost। यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, हैवी इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी भारी होता है और इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी कॉस्ट लगती है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन 4:2:1, यानी जो आयरन और कुकिंग कोल है और जो लाइमस्टोन किस रेशियो में चाहिए होता है, 4:2:1 किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। इंडिया इज इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी लैग बिहाइंड बिकॉज, यानी आयरन क्या है, यानी इंडिया क्या है, इंपॉर्टेंट आयरन स्टील बनाने वाली कंट्री है, फिर भी इंडिया क्या है, काफी पीछे है वर्ल्ड में। ऐसा क्यों है, ऐसा इसके रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, यानी कोल की क्या है, हाई कॉस्ट है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। उसके बाद है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी जो लेबर है वो क्या है, पूरी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी सप्लाई क्या है एनर्जी की, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, पुअर है, यानी काम का उतना नहीं है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Industries contribute significantly to India's economic growth and development, but increase in population result in degradation of environment। यानी इंडस्ट्री ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट दे के हो या जो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन था लोगों का वो कम करके हो, लेकिन जो बढ़ती जनसंख्या है उससे क्या हो गया, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर, सबसे पहले पोल्यूशन कौन सा है, एयर पोल्यूशन, कॉज्ड बाय अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर मोनोऑक्साइड। किस किस से होता है एयर पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड। एयरबोर्न पार्टिकल सच एज डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक, इन सबसे भी क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये एयर में मिक्स होकर एयर को डिग्रेड कर रहे हैं। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन, कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वेस्ट सच एज रिलीज ऑफ लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल, प्लास्टिक, रबर, फ्लाई एश, फॉस्फो, जिप्सम। यानी जो वाटर पोल्यूशन किससे हो रहा है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो वाटर में मिक्स हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि लेड हुआ, मरकरी, ये सब मिलके वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या हुआ, कॉज्ड बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर वेपन। थर्मल पोल्यूशन क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर वेपन से जो पोल्यूशन हो रहा है। प्रोडक्शन कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस, यानी इससे क्या हो रहा है, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, आप क्लास 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे पूरा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, या जो न्यूक्लियस जो निकलता है हमारे पास अल्फा गामा वेव्स, उनके बारे में। उसके बाद है नॉइस पोल्यूशन, cause having impairment, increased heart rate and blood pressure by making unwanted noise। यानी नॉइज पोल्यूशन से क्या हो रहा है, हैवी इम्पेयरमेंट, यानी डीफनेस आ रही है, बहरापन आ रहा है। इसके बाद है इंक्रीज हार्ट रेट, यानी इससे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये अनवांटेड नॉइज है, हम इसे चाह नहीं रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत दे रहा है। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी इन सब चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग साइकिलिंग, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग, यानी जो वाटर का यूज है उसको थोड़ा सा कम करना, कैसे करके, रीयूज करके, जैसे
रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके इन सब चीज़ों से हम वाटर को जो ये है लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट अप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग इन पॉन्ड्स रिवर इन्वॉल्व 3 स्टेप, यानी जो हमारे पास हॉट वाटर है या कहीं से हम वाटर रिलीज कर रहे हैं उसको हम 3 स्टेप्स उसे ट्रीट करें, यानी उसे हम फिल्टर करें, फिर हम उसे किसी वाटर बॉडी में रिलीज करें। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी पहले ट्रीटमेंट में हम मैकेनिकल मीन से करें। दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस करें। तीसरा है टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस, यानी जो टर्सरी है इसमें हम तीनों करें, बायोलॉजिकल भी, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा आपने। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है खत्म। अब हम आते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। तो पहला है लाइफलाइन में सबसे मेन जो है वो है रोडवेज, जो हमें जो छोटे छोटे गांव को हमारे कनेक्ट करती है पूरे सिटी से, और डिफरेंट सिटीज को भी कनेक्ट, यानी पूरा जो हमारा देश है वो कनेक्टेड है रोडवेज से। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, यानी जो इंडिया है उसके पास क्या है, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी व्यूड, इसकी इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज मच लोअर। क्यों इंडिया का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड क्या है, कम होता है बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डिससेक्टेड एंड अनडल्टिंग टोपोग्राफी, यानी जो रोड है वो क्या क्या कंपेरेटिवली ज़्यादा आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। कहाँ? जो मुश्किल दूर दराज की जो जगह है वहाँ पे। रोड्स कैन negotiate higher gradients of slope as such can traverse mountain, यानी रोड कहाँ जा सकती है, माउंटेन्स में भी जा सकती है या कहीं पे भी स्लोप्स हैं वहाँ पे भी जा सकती हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल, यानी ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, इससे क्या होता है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड होती है रोड के पहुँचने से। इट इज़ यूज एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है, फीडर है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी रेलवे भी रोड से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट भी रोड से कनेक्टेड है, और जो हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी रोड से कनेक्टेड है। इसके बाद है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें क्या, जो 4 मेजर सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने का, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको लिंक करता है, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी को लिंक करता है। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है, सिलिचर एंड पोरबंदर गुजरात को कनेक्ट करता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस, इनको कनेक्ट करने का क्या उद्देश्य है, वो ये है कि हम टाइम और डिस्टेंस को कम कर पाएं। इसके बाद हम आते हैं दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है रेलवेज। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, यानी जो रेलवे नेटवर्क का पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कंट्री में कैसा है, फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर पे डिपेंड करता है लार्जली। द हिमालयन माउंटेन रीजन आर अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ स्पेयर्स पॉपुलेशन ईच ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी जो हिमालयन माउंटेन्स है वो क्या है, अनफेवरेबल है किसके लिए, रेलवे नेटवर्क के लिए, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कैसी है, स्पार्स, यानी दूर दूर लोग रहते हैं। दूसरा, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे हम रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ फेवरेबल कंडीशन हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और नॉर्थर्न प्लेन्स में क्या है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि वहां पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी लोग बहुत घनी जगह में रहते हैं। रिवर आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ले डाउन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रिवर क्या करती है, रिवर भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसमें, रेलवे ट्रैक की बिछाने में। इसके बाद है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया, ये क्या है, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, यानी इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो तो हाई है, लेकिन बाद में इसको चलाने की कॉस्ट ज्यादा नहीं है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस, ये किस लिए यूज होता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स। पहला है जो कहां से कहां कनेक्ट होता है, ऑयल फील्ड इन आसाम टू कानपुर, ऑयल फील्ड कहां के, आसाम से कानपुर को हम कनेक्ट करते हैं,
कहाँ से कनेक्ट करते हैं? वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। कहाँ से होके? गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से होके। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। और फिर हम कहाँ से कनेक्ट करते हैं? सलाया इन गुजरात से लेके जालंधर इन पंजाब, वाया विरंगम एंड मथुरा, दिल्ली एंड पानीपत। कहाँ से होके? विरंगम, मथुरा, दिल्ली और पानीपत से होके। गैस पाइपलाइन फ्रॉम गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। और ये कहाँ से होके गैस पाइपलाइन गुजरती है? हजरा गुजरात से लेके जगदीशपुर यूपी में, कहाँ से होके? विजयपुर और मध्य प्रदेश में होके। इसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपुल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू ट्रेड। यानी जो एक्सचेंज है गुड्स का लोगों के बीच में, स्टेट कंट्री के बीच में, वो क्या होता है? वो ट्रेड कहलाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और जो दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है? कंपोनेंट है ट्रेड की। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और बैलेंस किस चीज से होता है ट्रेड का? कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। The value of export exceed the value of import, it is called favorable balance of trade। यानी जब अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। और अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। फिर हम आते हैं टूरिज्म एज द ट्रेड पे। टूरिज्म हैज प्रोवाइड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। टूरिज्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड का। टूरिज्म इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली। टूरिज्म क्या हुआ? बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है इंडिया में। इट हेल्प एज अ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। ये क्या सपोर्ट करता है? लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू कल्चरल परस्यूट्स। और भी क्या सपोर्ट करता है? जो कल्चरल परस्यूट्स है, जो लोकल चीजें, उन सबको प्रमोट करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। दूसरा इससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को हमारे कल्चर के बारे में, जो लोकल चीजें उनके बारे में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके आप नोट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता है खत्म।